हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। एंड चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवध की स्थापना किसने किया। सादत खान, मुर्शिद कुली खान, बतक मियां या इनमें से कोई नहीं। तो अवध का जो स्थापना किया है उसने शहादत खान ने किया है। ठीक है, शहादत खान ने अवध का स्थापना किया। बतक मियां जो थे ना, तो देखिए, जो महात्मा गांधी को जब जहर मिला के दे दिया गया था, इरविन ने जब महात्मा गांधी को जहर मिला के दिया था, तो उस समय बतक मियां ही महात्मा गांधी को बचाए थे। ठीक है, इरविन ने जब गांधी जी गांधी जी को जहर दे दिया था दूध में, जहर दिलवा दिया था दूध में, दिलवा दिया था दूध में, दूध में, तो बतक मियां ने ही बचाया था महात्मा गांधी को, क्योंकि बतक मियां ही रसोईया थे जिन्होंने दूध मिलाया था। ठीक है, बतक मियां ने बचाया था। क्योंकि देखिए, बतक मियां एक रसोईया थे और बतक मियां को ही इरविन ने कहा था कि दूध में जहर मिला के महात्मा गांधी को दे दो। ठीक है, और महात्मा गांधी को बतक मियां दूध में जहर मिला के दे दिया थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद को बतक मियां ने कान में कह दिया था कि आपकी ये महात्मा गांधी के जहर में दूध है, और इस तरह से राजेंद्र प्रसाद ने केहूनी से गिरा दिया और महात्मा गांधी बच गए थे। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है। तो सबसे पहले केरल, पंजाब, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो मेरे भाई वो मानसून आपका प्रवेश करता है वो केरल में ही प्रवेश करता है, और सबसे अंतिम में यहीं से जाता भी है, सबसे लास्ट में जाता भी है यहीं से। प्रवेश भी करेगा केरल में और सबसे लास्ट में जाएगा भी यहीं से। ठीक है, जाएगा भी यहीं से। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा मानसून कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल। और पूछ लेगा कि आपसे कि रिटर्न कहां से होता है सबसे लास्ट में, तो वो रिटर्न भी आपका हो जाता है केरल से ही। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, सबसे अंतिम में मानसून कहां प्रवेश करता है। तो सबसे लास्ट में मानसून प्रवेश करता है पंजाब और हिमाचल में। ठीक है, सबसे लास्ट में जो मानसून प्रवेश करता है वो पंजाब और हिमाचल में प्रवेश करता है। सबसे लास्ट में मानसून कहां एंटर करता है, तो पंजाब और हिमाचल में। दो बात को आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे मेरे भाइयों। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत के कितने राज्य समुद्र छूते हैं। 6, 8, 9, 1। कितने राज्य समुद्र छूते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र छूते हैं बता दो। तो आपके 9 राज्य जो हैं समुद्र छूते हैं। ठीक है, 9 राज्य समुद्र छूते हैं। अच्छा, राज्य में सबसे लंबा समुद्र कौन छूता है। राज्य में आपसे पूछ लेगा कि राज्य में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन छूता है। लंबी समुद्री सीमा आपसे पूछ लेगा कि राज्य में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन छूता है, सीमा छूता है। तो ये आपका छूता है गुजरात। ठीक है, तो राज्य में आपसे पूछ लेगा तो गुजरात है। और अगर पूरे देश में पूछ लेगा आपसे, मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, तब समझ लीजिए क्या होगा। पूरे देश में मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर हो गया, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो आपका समुद्री सीमा को छूता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पूरे देश में सबसे लंबी समुद्री सीमा, समुद्री सीमा छूता है तो कौन है वो। तो आपका वो हो जाता है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन छूता है, तो आपका गुजरात। और पूरे देश में मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सबसे लंबी सीमा कौन छूता है, तो आपका अंडमान एंड निकोबार छूता है। और भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा छूते हैं, तो 9 राज्य जो है समुद्री सीमा छूते हैं। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट अलग करता है भारत को श्रीलंका से। भारत पाक, भारत बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो पाक स्ट्रेट जो आपका अलग करेगा वो भारत को श्रीलंका से अलग करेगा। ठीक, पाक स्ट्रेट भी दे देता है या फिर मन्नार की खाड़ी भी दे सकता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो पाक स्ट्रेट दे दे या मन्नार की खाड़ी दे दे, तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा डंकन पास, डंकन पास किसको अलग करता है। तो डंकन पास जो मेरे भाई
दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से, दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है, दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से। तो डंकन पाथ किसे अलग करता है? तो दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा मेरा। एंड चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है मेरे भाई वो आपके ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से और भी मरुस्थल याद रखिए आप लोग। ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी भी याद रखिए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। गिब्बन मरुस्थल भी आपके ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्बन, गिब्बन। सिमन, सिमन भी जो है आपका मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्बन, सिमन, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। सहारा आपसे पूछ लेगा कहाँ है, तो सहारा, सहारा जो है आपका उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका। सहारा कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिल जाता है सहारा, उत्तरी अफ्रीका। कालाहारी कहाँ कालाहारी पूछ लेगा, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में आपका कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलता है। काराकुम कहाँ है? तो काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है, काराकुम मरुस्थल। तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। काराकुम कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल है। गोबी कहाँ है? गोबी आपका, गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन में है, मंगोलिया, मंगोलिया और चीन में आपका गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। ठीक है। और थार कहाँ है? थार, थार जो है आपका इंडिया और पाक में है, आपका इंडिया और पाक में है, इंडिया पाक में आपका थार मरुस्थल देखने को मिल जाता है। और थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपसे पूछ ले, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश पूछ लेगा किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। भारत के अंटार्कटिका में कितने शोध केंद्र हैं? 3, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। भारत के अंटार्कटिका में, या फिर आपसे पूछ लेगा दक्षिणी ध्रुव में, भारत के अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव में कितने शोध केंद्र बता दीजिए? दक्षिणी ध्रुव में तो आपके 3 शोध केंद्र भारत के अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव में। कौन कौन सा है? देखो, पहला तो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री 3 शोध केंद्र में याद रखिए। पहला तो है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, मैत्री, और तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है क्या? भारती, भारती। ठीक है। और पहला शोध केंद्र कौन सा है अंटार्कटिका का? तो आपका दक्षिण गंगोत्री जो है पहला शोध केंद्र है दक्षिणी ध्रुव में। भारत के दक्षिणी ध्रुव का पहला शोध केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री। ओके। और एक बात याद रखिएगा, भारत के उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव में एक शोध केंद्र है। उत्तरी ध्रुव में कितने शोध केंद्र हैं? तो उत्तरी ध्रुव में जो है एक शोध केंद्र है, उत्तरी ध्रुव में एक शोध केंद्र, एक शोध केंद्र है। उत्तरी ध्रुव में एक शोध केंद्र, उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री, हिमाद्री। तो भारत के उत्तरी ध्रुव में कितना शोध केंद्र? तो उत्तरी ध्रुव में एक शोध केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लू गर्म हवा है। तो लू मेरे भाई एक टाइप का गर्म हवा है। लू क्या है? एक गर्म हवा है जो कहां पर चलता है आपका? तो यूएसए, भारत, अफ्रीका या फ्रांस। तो लू जो चलता है एक गर्म हवा है और वो चलता है भारत में। ठीक है। लू कहाँ चलता है? तो भारत में। ठीक है। यूएसए में क्या चलता है? तो चीनुक या हिमखोर, चीनुक या हिमखोर जो एक हवा है गर्म हवा, वो कहाँ चलता है? चिनुक या हिमखोर, तो वो यूएसए में चलता है। चिनुक कहा जाता है उसी को, हिमखोर मतलब कि स्नो ईटर, स्नो ईटर भी कहते हैं। चिनुक या हिमखोर कहाँ? तो यूएसए में। भारत में लू। ठीक है। और हरमट्टान कहाँ पे? हरमट्टान, 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 हरमट्टान कहाँ चलता है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका या फिर पश्चिमी सहारा भी पूछ सकता है आपसे। और हरमट्टान को ही डॉक्टर विंड भी कहा जाता है।
हरमट्टानी आपसे पूछ लेगा डॉक्टर विंग कहाँ पे चलता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर चलता है हरमट्टान या डॉक्टर विंग, तो वो अफ्रीका में चलता है, ठीक है। फ्रांस में क्या चलता है, तो फ्रांस में मिस्ट्रल चलता है। मिस्ट्रल कहाँ चलता है, तो मिस्ट्रल फ्रांस में मिस्ट्रल चलता है। एंड फोन जो होता है, एक फोन जो होता है वो हवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में चलता है। स्विट्जरलैंड में एक हवा चलता है फोन, ठीक है। फोन जो चलता है वो स्विट्जरलैंड में चलता है। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा, और जो भी आएगा आगे मैं बताता हुआ चलूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अबरक सबसे ज्यादा मिलता है, तो अबरक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, भारत, पाकिस्तान, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। अबरक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, भारत, पाकिस्तान, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। तो अबरक सबसे ज्यादा मिलेगा वो भारत में मिलेगा। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश में। भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। और जो है थर्ड नंबर में आपका आ जाता है झारखंड। थर्ड नंबर में क्या है, झारखंड में मिलता है, झारखंड। तो सबसे ज्यादा कहाँ, तो भारत में आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर में झारखंड में मिलता है, ठीक है। और अबरक का यूज किस चीज में होता है, तो अबरक का यूज जो है आपका विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता है, यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। अबरक का यूज जो होता है यूज इन इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है अबरक का। आई होप कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाबार्ड किसके सिफारिश पर बना, तो नाबार्ड जो है मेरे भाई वो किसके सिफारिश पर बना, मुदलियार समिति, शिवरामन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड जो बना है आपका वो शिवरामन समिति के सिफारिश पर बना है नाबार्ड। और नाबार्ड का क्या काम है, इसका देखो वर्क क्या है वो जानना जरूरी है। तो ये नाबार्ड जो है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग होता है उन लोगों का पैसा का सहायता देता है, ठीक है। नाबार्ड जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको पैसा से सहायता करता है, ठीक है। इसीलिए नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का आपसे पूछ लेगा कि मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में देखने को मिलता है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना नाबार्ड का जो हुआ है वो जुलाई 1982 में हुआ है, ठीक है। जुलाई 1982 मतलब जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग, मुंबई, दिल्ली, रांची या कोलकाता। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, स्थापना जो हुआ था अप्रैल 1935 में हुआ था। अप्रैल 1935 में आपके आरबीआई का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकृत कब हुआ, ये पूछ सकता है ना आपसे कि राष्ट्रीयकृत कब हुआ, तो राष्ट्रीयकृत 1949 में हुआ है। 1949 में राष्ट्रीयकृत हो गया है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक आपसे पूछ लेगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आरबीआई का आपका मुंबई में है। नाबार्ड का भी मुख्यालय मुंबई में, आरबीआई का भी मुख्यालय जो है वो मुंबई में ही। नाबार्ड भी याद रखिएगा मुंबई, आरबीआई भी याद रखिएगा मुंबई। आपसे पूछ लेगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो स्मिथ थे। कौन थे, स्मिथ नाम से याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट जो थे भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख नाम से याद रख लेना है आपको, सीडी देशमुख। सीडी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। तो इतना बात को आप लोग याद रख लेंगे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो स्मिथ हैं। और आरबीआई के पहले भारतीय पूछ लेगा, भारतीय गवर्नर तो सीडी
देशमुख है। ओके, आई होप कि इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।